पार्ट पढ़ लिया था कल हमने। एक जो जी मैम। मेथड था वैल्यूएशन मेथड्स का, उसका एक मेथड हमने एक्सप्लेन किया था। कौन से 3 यस मैम, हो गया मेथड था। ना वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स में हमने ये थोड़ा सा हम इसको वो समरी ले लेते हैं इसकी कि कौन कौन से वैल्यूएशन मेथड थे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन कौन कौन से थे? ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, स्टेबलाइजेशन। मेथड एंड सुपर प्रॉफिट। एंड वी हैव डिस्कस्ड, क्या डिस्कस कर लिया था? ईयर्स परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि ईयर परचेज। जी मैम। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कंप्लीट किया था कि कैसे हम एवरेज को कैलकुलेट, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। और इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बारे में मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आज वाला जो क्वेश्चन है आपका, या हम आज ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे, सेकंड ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। तो इस वाले को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे, कौन कौन से ऐसे हमारे वो एडजस्टमेंट है जिसको हमें प्रॉफिट के साथ में करना होता है। तो जब हमने मेथड हम कर रहे थे तो कल हमने डिस्कस भी किया था कि कौन से मेथड, कौन से एडजस्टमेंट है जिसको हमें करना पड़ सकता है। वो मैंने कल आपको बताया था। जैसे स्पेकुलेटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या कोई गैम्बलिंग वगैरह से इस तरीके से स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं रिलेटिव या रिस्पेक्टिव, जिसे कहेंगे रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट से। देन फ्यूचर लॉसेज, अगर लॉस फ्यूचर में लग रहा है आपको होने वाले हैं तो उसको भी आप माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर किसी कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है आपने, उसको उससे कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अगर कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि स्टॉक को ओवर वैल्यू हो गया है, उसको ओवर वैल्यूएशन करके दिखाया गया है, अगर ऐसा दे रखा है कि कितना ओवर वैल्यूएशन वैल्यू है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसी का उल्टा अगर अंडर वैल्यूएशन है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, ये मैनेजर्स रेम्यूनरेशन के बारे में एक चीज मैंने हाईलाइट करी थी कि अगर मैनेजर्स रेम्यूनरेशन ऐसा है, अगर लिखा हुआ है कि उसने उस कंपनी के लिए काम किया है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ये इससे रिलेटेड है, आपका जो बिजनेस के काम से या नहीं रिलेटेड है, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम एजम्पशंस में डाल सकते हैं। अगर आप ऐड कर रखे हैं, लिखी कार्य है, तो आप दे लेंगे वी अज्यूम दैट दिस रेम्यूनरेशन इज गिवन फॉर हिज सर्विसेज। तो अगर इस तरीके से आप उसमें डाल देंगे और आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको लिख देंगे कि वी अज्यूम दैट दिस रेम्यूनरेशन इज गिवन, इज नॉट गिवन फॉर द सर्विसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से उसमें अज्यूम करके आप दिखा देंगे। तो अब आपका आ गया कि ये आपने देख लिया कौन कौन से हम माइनस करते हैं, ऐड कौन से करने हैं। अगर ऐड इसी का ही वाइस वर्सा ले लीजिए कि अगर स्पेकुलेटिव लॉस है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो उसको आप रिस्पेक्टिव ईयर के जो प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देंगे। एंड अगर फ्यूचर इनकम है उसको ऐड कर देंगे, लॉस को माइनस करेंगे और इनकम को प्लस करेंगे। एंड अंडर वैल्यूएशन, मैंने इसको बता देता, ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस करेंगे और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो इसको प्लस करेंगे। लेकिन इसको भी जो ट्रीटमेंट है इसका थोड़ा अलग है। ओवर वैल्यूएशन को हम दो जगह इसको ट्रीट करते हैं, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में इसी तरह, इसीलिए मैंने वही वाला क्वेश्चन लिया जिसमें वैल्यूएशन स्टॉक, और सारे तो सिंपल है कि प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। लेकिन ओवर वैल्यूएशन को हम दो तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा मैं उसको बताऊंगी। और एक डेप्रिसिएशन वाला भी है कि डेप्रिसिएशन अगर आपका, इसमें मैंने नहीं लिखा, अगर डेप्रिसिएशन आपका रेसिडुअल मेथड से दिया गया है पर्टिकुलर एसेट का, या आपका और वो पे किया गया है, तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे उसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं अभी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये दीज आइटम्स जो है सारे, ऑल दीज आइटम्स आर रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ द विद द प्रॉफिट जिसे कहेंगे। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन तो ले लिया था एवरेज प्रॉफिट का, वो आपका एक्सप्लेन हो गया था। अब हम सारे दूसरे लेंगे कौन कौन से और हैं। एक आज का हमारा मेथड क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करना कि कैसे हम उसको करते हैं। देखें यही वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो ये ले लिया था। चलिए क्वेश्चन ये आ गया, चलिए ये स्लाइड ना ऊपर जाएगी। ठीक है।
गुरप्रीत आप ऐड क्यों नहीं हो पा रहे? 3 बार मैं एडमिट कर चुकी है आपको, क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। चलिए हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। ये मेथड क्या है? इस मेथड में नॉर्मली क्या होता है कि वेट दिया रहता है क्वेश्चन में, हर प्रॉफिट का वेट दिया होगा और उस प्रॉफिट को उस वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हम एडजस्टमेंट कर चुके होंगे। हर प्रॉफिट में से, हर रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में से हम पहले जो एडजस्टमेंट करने हैं उसे एडजस्टमेंट करके जो निकल के आता है उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड निकल के आ जाता है। समझ में आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हमने वेट से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट लिया है, उसको टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स उसको हम निकालते हैं एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ईयर। ठीक है, अब जो निकल के आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको हम क्या करेंगे? ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें गुडविल की वैल्यूएशन पता चलेगी। मैंने ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ईयर परचेज भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ईयर परचेज आपको नहीं दिया दे रखा है क्वेश्चन में, या आप नहीं उसमें देख पाते हैं, तो आप गुडविल को वैल्यूएट नहीं कर सकते। तो इसलिए ईयर परचेज को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में गिवन होता है ये। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे प्रैक्टिकली। तो क्या है? वाई लिमिटेड प्रपोज टू परचेज बिजनेस कैरीज। क्या है बिजनेस परचेज? क्या करता है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए के द्वारा एक बिजनेस चलाया जाता है। अ गुडविल फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू द वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। ये देख लीजिए 3 इयर्स परचेज दिया, इसका मतलब ये गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए यूज होगी वैल्यूएशन के समय। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 इयर्स, जो 4 साल के हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो हमें वेटेड दिया है, वेट दिया है एंड देन प्रॉफिट दिया है। अब ये आपको दिया ही हुआ है, ऑन द प्रॉफिट दीज इयर्स द रिस्पेक्टिव वेट टू द असाइन आर एज फॉलोज। 10, 11, 12, 13 इन 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं और वेट इज ऑल्सो गिवन। देन और क्या कहता है क्वेश्चन? ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। और क्या क्या कह रहा है कि ऑन फर्स्ट, ये आपको मेन ध्यान में रखने हैं ये जो नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि यही एडजस्टमेंट है। क्या है? ऑन द 1st September 2012 a major repair was made in respect of plant incurring the ₹6,000 which was charged to revenue। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन करेंगे और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम प्लस या माइनस करते हैं। जैसे आपने देखा कि स्पेकुलेटिव इनकम्स जो है उसको हम क्या करते हैं, और आपकी स्पेकुलेटिव इनकम जो लॉसेज है उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको रिवेन्यू नेचर का करा है, क्योंकि रिवेन्यू नेचर में क्या होता है आपका, जो आपके कम समय के लिए आपको रिवेन्यू एज अ रिवेन्यू आपको ले रहा है, यानी कैपिटल नेचर का नहीं है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम कंसीडर यहाँ नहीं करते हैं प्रॉफिट के साथ में। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू इससे आनी थी, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑन 1st September 2012 a major repair was paid in respect of plant incurring ₹6,000 which was charged to revenue। है ना, जो किसके लिए कहा था? जो लगातार रिवेन्यू को दे, इसलिए ये जो है हमने 6,000 की रिपेयर के ऊपर खर्च किए। The said sum of the agreed to be the capitalized for the goodwill, क्योंकि ये गुडविल को बढ़ाता है ना, इसीलिए इसको 6,000 रुपीज उसने खर्च किए। एंड कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रेसिडुअल बैलेंस मेथड। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल किया है। वो कह रहे हैं रेसिडुअल मेथड, यानी कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपका एप्लीकेबल हुआ है इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आपको अभी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आगे उसमें सॉल्यूशन में। दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा हमें क्या एडजस्टमेंट करना है? द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2011 वाज ओवर वैल्यूड। यहाँ ओवर वैल्यूड क्या है? ओवर वैल्यूड को मतलब हम माइनस करते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे ईयर में प्लस भी कर देते हैं। ट्रीटमेंट देखिएगा इसका कैसे करते हैं। The closing stock for the year 2011 was overvalued by ₹2,400। ये क्या गया? 2,400 का। तीसरी कंडीशन वो क्या कहते हैं?
To cover management cost, an annual charge for rupees 4800 should be made for the purpose of goodwill valuation. यहाँ पर 4800 जो रुपीस थे वो मैनेजमेंट कॉस्ट है, यहाँ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन नहीं है जिसको आप कंसिडर, यहाँ कॉस्ट है। तो इसको तो हम जब अगर कॉस्ट है तो इसको हम कंसीडर करेंगे। रेम्यूनरेशन में हमें सस्पेंस रहता है कि हम इसको जोड़ें कि नहीं जोड़ें, यहाँ कॉस्ट में हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ आपका ये सारे एक्सपेंसेस दिए हैं, इनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। सॉल्यूशन हमने देखा, इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे एडजस्टमेंट है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। हमने सारे ईयर को, आप वैसे वर्टिकली भी ले सकते हो इसको, 2011, 2010, 11, 12, 13 तीनों साल के हमने प्रॉफिट ले लिए जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसलिए मैनेजमेंट कॉस्ट इसलिए माइनस कर दी कि क्योंकि वो तो हमें खर्च करनी ही करनी है हर साल में, और हर साल उसको माइनस करना है, क्योंकि उसने ईयर नहीं दे रखा, उसने कहा कि हर साल खर्च कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कह रहा है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस, यानी कि हर साल 4800 रुपीज वो खर्च करता है, मैनेजमेंट कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे इसके मतलब हर साल हम इसको माइनस कर देंगे, इतनी मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दी, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 15,400, 20,000, 15,200 एंड 25,200, यानी ये प्रॉफिट। अगर आप ये चीज अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहें तो आप इसको ये लिखेंगे 2020 में से माइनस करा, फिर उसके बाद 2011 आपको कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे आप 2010 माइनस 4800 जो प्रॉफिट है उसका, उसमें से इसको माइनस कर दिया। देन आपने अब उसमें से और कोई एडजस्टमेंट 2010 से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए हम उसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब आपने दूसरा साल का ले लिया 2011, यहाँ इन्होंने टेबल बना के दिया, आप टेबल अगर ना भी बनाए ईयर वाइज ऐसे ही आप 1 बाय 1 करते चले जाते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब 2011 का आपने प्रॉफिट लिया, 2011 प्रॉफिट में आपने क्या करा, मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दी। देन आपको दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कब लिया था, ओवर वैल्यूड कब हुआ था, 2011 में, यानी कि इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा 2011 में। ओवर वैल्यूड मैंने कहा था 2011 में माइनस कर देते हैं ओवर वैल्यूड को, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि 2011 में हमने माइनस किया तो 2012 में एज अ ओपनिंग स्टॉक वो प्लस हो जाएगा। मैंने कहा था ना इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, दो तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अगर दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे 2011 में हम प्लस कर देंगे, और दूसरे साल का जो नेक्स्ट ईयर का है उसको एज अ ओपनिंग स्टॉक हम सॉरी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे पहले साल में, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन हम माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे दूसरे साल में। अगर हमारा यही अंडर वैल्यूएशन दिया होता तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पर प्लस करते और ओपनिंग स्टॉक में हम माइनस कर देते। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने यहाँ पर जो 2000 जिस ईयर का दिया रखा है उसी ईयर में कंसीडर करेंगे। तो जिस साल हमें दे रखा है यहाँ पर हमारा 2011 में दे रखा है तो इसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, और दूसरे साल का एज अ ओपनिंग स्टॉक यानी 2012 में इसको हमने प्लस कर दिया। तो अब हमारा इस साल का प्रॉफिट 2011 में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम यहीं पर ही इसको देखते हैं। 17,600 इसका आ गया। अब हम 2012 को लेकर चलते हैं। 2012 में मैनेजमेंट कॉस्ट तो माइनस होगी ही होगी। उसके बाद हमने वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन जो स्टॉक है उसको भी ऐड कर दिया एज अ ओपनिंग स्टॉक, 17,600 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज और दे रखी है, यहाँ पर वो कह रहा है ऑन सितंबर 2012 में जो खर्च किया था उसने एक मशीन पर, प्लांट पर जो खर्च किया उसने 6,000 रुपीज खर्च किए रिवेन्यू पाने के लिए, यानी कि और ज्यादा इनकम हो जाए, सही से इनकम हो जाए। तो यहाँ पर उसको कैसे ट्रीट करेंगे ये देखिए। यहाँ पर आपने यहाँ कैपिटलाइजेशन जो रिपेयर है उसका वो कितनी है 6,000 है ना, इसको तो हमने एज इट इज ऐड कर दिया, लेकिन हम उसको हम माइनस भी करें क्योंकि इस साल की रिवेन्यू कितनी, इस साल हमने कितना खर्चा किया, जो एक्सपेंसेस इस साल के आए उसको तो हम माइनस करेंगे ना। तो वो इस साल के हम उस 6,000 जो हमने टोटल खर्च किया उसमें से इस साल का कितना डेप्रिसिएशन था, यानी कि 2 था। हम उसको ये 200 कैसे आया, इसको नेक्स्ट स्लाइड से हम कैलकुलेट देख लीजिए क्या है। देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ 2012 10% ऑफ द
से 10% के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है, तो 10% ऑफ द 6000 फॉर द 4 मंथ्स एंडिंग। यहाँ पर क्योंकि वो खर्च कब कर रहा है, सितंबर में, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का ले लीजिए एनुअली, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ्स को हमने, अगर हम 10% 6000 का निकालते तो क्या आता है 600 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ गया हमारा 10% 6000, हाँ 6000 इसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारा 200 आ गया। तो यहाँ पर 4 मंथ है ना, नहीं 600 डिवाइडेड बाय 4 तो हम डिवाइडेड नहीं करेंगे ना इसमें। 10% ऑफ द 6000, हाँ ठीक है, 4 महीने का 6000, 10% ऑफ द 6000 हमारा 600 आया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो 4 बाय 12 करिएगा तो आपका सही से आएगा, 4 बाय 12 करा तो आपका 200 आएगा, क्योंकि 4 मंथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 600 इंटू 4 बाय 12, तो आपका 4 महीने का कितना खर्च किया, 4 महीने में आपने 200 रुपए खर्च किए। ऐसे ही क्योंकि वो रेसिडुअल है तो 2013 में भी, 2014 में भी, 2015 में भी इसी तरीके से वो खर्च करता चला जाएगा। तो वो यहाँ पर 2013 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 2013 पूरा साल है मिला हमें, तो उसमें हम पूरे साल का निकाल लेंगे। तो क्योंकि रेसिडुअल मेथड है इसलिए हम जो पिछले साल का जो हम खर्च कर चुके हैं उसे हम माइनस कर देंगे। अगर हमने 6000 में से 200 माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया, क्योंकि ये पिछले साल हम खर्च कर चुके हैं। रेसिडुअल मेथड, अगर आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं अपनाया जाता, सिर्फ स्टेट मेथड वैल्यू अपनाई जाती, स्टेट वैल्यू का मेथड अपनाते तो हम क्या करते 6000 ही मानते। लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने रेसिडुअल मेथड अपनाया है, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड अपनाया है। उसमें क्या करते हैं कि जो हम पहले दे चुके होते हैं उससे उतनी वैल्यू हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 6000 में से हमने 200 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 5800, और 5800 का जो हम 10% निकालेंगे यानी कि 580, यानी इस साल का जो हमने रिपेयर्स पर खर्च करा हुआ मानेंगे उसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 580 का निकलेगा। अब देखिए इसको हमने क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर क्योंकि 2013 में क्या हुआ, 2013 में हमने 2012 में क्योंकि हमने वो 6000 लगाए थे तो उसका डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे, डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 200 निकला था, क्योंकि 4 बाई 12 किया था हमने 6000 में से जो 4 महीने का निकाला था, तो यहाँ ने 200 इसकी डिडक्शन ले लिया, यानी कि एक्चुअल 2012 में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 23,400। हमने क्या क्या खर्च इसमें से माइनस किया और क्या ऐड किया, इसमें हमने मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दी, ओवर वैल्यूएशन जो ओपनिंग स्टॉक को मान करके हमने उसे ऐड कर दिया, एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो थी इस साल की जो सितंबर से दिसंबर तक की इनकर्ड हुई थी वो 200 वो हमने माइनस कर दी। अब आता है 2013 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये निकाल के आप बाहर रख दीजिए। फिर उसके बाद कि 2010 का 15,400 निकल के आ गया था, 2011 का 17,600 निकल के आ गया था, एंड 2012 की कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यूएशन कैसे निकल के आई, प्रॉफिट कितना निकल के आया, एडजस्टेड प्रॉफिट 23,400। देन अब क्या हुआ 2013 में हम क्या क्या एडजस्ट करेंगे, मैनेजमेंट कॉस्ट एज इट इज हम माइनस करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो हर साल इनकर्ड हो रही है, ये मान के चल रहे हैं। वैल्यूएशन से कोई चक्कर है नहीं क्योंकि वो केवल 12 का ही, वो 11 का ही था। अब हम 2013 को हम लेकर के चलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो हर साल माइनस होगा, तो इस साल का क्या हो गया 580 इस पूरे साल का निकला। मैंने कैलकुलेशन आपको लास्ट उसमें स्लाइड में दिखा दी है कि 580 कैसे निकला, क्योंकि हमने 200 600,000 में से माइनस करे तो 5800 आया, उसका 10% निकाला तो 580 आ गया। अगर यही आपको 2014 में भी दिया होता तब आप क्या करते, 5800 में से 580 माइनस करते, जितना निकलता उसका 10% निकाल लेते, वो आप 2014 के प्रॉफिट में से माइनस कर देते, ठीक है। ऐसे ही आपका रेसिडुअल होता चला जाता। यहाँ पर आपका 2013 की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 2013 में से हमने 580 माइनस किया तो हमारा क्या आया 24,620। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका अब आपका आता है ये सारे प्रॉफिट आपको कैलकुलेट, अब कोई एडजस्टमेंट आपके लिए बाकी नहीं रह गया, सारे क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट दिए थे वो सारे आपने यहाँ पर अप्लाइड कर दिए। अब आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट जो एडजस्टेड प्रॉफिट जिसे कहेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट क्या निकल के आया 2010 का 15,400, 2011 का 17,600,
टेबल शोज। यहाँ पे 2012 का 23,423 का और 2013 का 24,622 ये प्रॉफिट की। अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं कि हमारी ये प्रॉफिट निकल के आई, लेकिन वेट भी दिए क्योंकि हम वेटेड। अब अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना दिया होता, मतलब वेट नहीं दिया होता, तो आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते, डिवाइडेड बाय 4 करते और आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो वेट दिया है वो एज इट इज, हम क्वेश्चन में भी हमारा 1 2 3 4 ऐसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी हमारा ऐसे ही दिया हुआ है 1 2 3 4 ये वेट दिया हुआ है, तो ऐसे ही हम इसमें भी 1 2 3 4 निकाल करके रखेंगे। अब हमने जो वेट निकाला उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैंने इसमें भी इंडिकेट किया है प्रॉफिट इनटू वेट, यानी 15,400 इनटू 1, 17,600 into 2 equals to 35,200. 23,400 equals multiply by 3 equals to 70,200. 24,620 multiplied by 4 equals to 98,480. ओके, ये सारी प्रॉफिट आपके निकल के आ गए, इसको आपने टोटल निकाल लिया। तो अब आपका टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया, नॉट एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 2,1900 ठीक है। अब हम इसकी वो निकालेंगे कैलकुलेशन कि क्या हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या करेगा, जितनी आपकी एवरेज टोटल एवरेज प्रॉफिट निकला है, टोटल प्रॉफिट निकला है, टोटल एवरेज नहीं, टोटल प्रॉफिट जो निकला है डिवाइडेड बाय 10 क्यों करा, हाँ ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ ईयर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम टोटल वेट लेंगे, जितना वेट होगा। वेट हमारा यहाँ पर देख लीजिए, आपका वेट कितना है 1 2 3 4, इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पर वेट कितना आ गया 10। तो यहाँ पर हम यहाँ नंबर ऑफ ईयर नहीं लेते, यहाँ पर लिखते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, ठीक है। टोटल वेट इक्वल्स टू कितना आया 21,928। अंडरस्टूड। आपको ये समझ में आ गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया, तो अब हमारी क्या चीज बचती है, गुडविल, क्योंकि ये गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हमें ईयर परचेज होना जरूरी है, पता कर होना। और आपको क्वेश्चन में दिया था कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में था आपके, ध्यान है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया था कि जो पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लिखा है 3 इयर्स परचेज। मैंने क्वेश्चन में उस समय भी बताया था कि इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम इंटू 3 कर देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू या मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 65,784। ये आपकी गुडविल निकल के आ गई। समझ में आ रहा है अब आपको कि कैसे हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या चीज कंसीडर करते हैं और कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो एडजस्टमेंट है वो कभी भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अभी आप आगे पढ़ेंगे, या आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लें या सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, सब में पहले आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालेंगे और आफ्टर एडजस्टमेंट जिसे कहेंगे टोटल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, जो निकल के आएगा उससे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर वो डिवाइडेड करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर, या वेटेड निकाल रहे हैं तो टोटल वेट, उसको निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई ईयर परचेज से कर देंगे उस प्रॉफिट को, और वो जो निकल के आएगा आपका गुडविल वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया कुछ आप लोगों को? जी मैम। आज हमने ये टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको अच्छी जगह समझ में आ गया, 2 आपके क्लियर हो गए है ना। आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्लियर हो गया और आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट लेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ओके।